नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख है 25 सितंबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो पहली खबर हम इंटरनल सिक्योरिटी से दौड़कर देखेंगे, जिससे इशू रिलेटेड टू चाइल्ड। यहाँ पर हम इंटरपोल को देखने का प्रयास करेंगे कि इंटरपोल क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली क्या है, जिसके तहत मुकदमों में कमी की जा सकती है। फिर हम GS3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, GI टैग क्या होता है, इससे संबंधित खबर को देखेंगे। फिर हम GS3 इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, किसका फसल खराब होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, फूड सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है, भूस्खलन क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इनसे संबंधित खबर को देखेंगे। और ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है इसको भी देखेंगे। अभिव्यक्ति में आप मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन, तो इसे JS1 सोलर सिस्टम से जोड़ सकते हैं, JS3 टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो मानव है वो मंगल पर जीवन की जो कल्पना है उनको खोजने का प्रयास कर रहा है, ताकि वहाँ मानव बस्तियों को बसाई जा सके। फिर हम GS3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देखेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से यह जिलों में जो हथकरघा या छोटे उद्योग है उनको सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यहीं पर हम नए विदेश व्यापार नीति को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो 5G सेवा है आने वाले समय में जो ग्रामीण विकास है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यहाँ पर हम नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को देखेंगे कि क्या है और किस तरह से ये इसके तहत जो गांव है वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचाई जा रही है इंटरनेट की। फिर हम लॉजिस्टिक्स को देखने का प्रयास करेंगे, ई-लॉक्स क्या है और किस तरह से ये लॉजिस्टिक्स की समस्याओं को दूर करेगा। फिर हम GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित खबर को देखेंगे कि G20 क्या है, किस तरह से इसमें भारत अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएगा और आने वाले समय में जो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है तो उसमें किन किन बातों को लेकर हो सकती है चर्चा। फिर हम देखेंगे बांग्लादेश में गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं रोहिंग्या, तो देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या क्या है और किस तरह से जो रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। स्पार्क पेज पर डॉक्टर श्रीनिवास, बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती, बाल मजदूरी से मुक्त होकर UN में की आवाज बुलंद, तो इसे आप इथिक्स से जोड़कर देख सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से एप्टीट्यूड से जोड़कर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो रहते हैं जो इनकी हम जो इथिक्स में लिख सकते हैं कि इन्होंने ये काम किया है, हमें इनसे सीखना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो वहाँ पर हम जो इन व्यक्तियों को कोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे GS2 GS3 से संबंधित कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिग्रेडेशन से संबंधित कि आखिर क्यों मर रही है वेल, तो इसके पीछे के कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। वेल के प्रकार को देखेंगे और फूड चेन में जो वेल है उसकी स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। धवन ने किया था भारत के पहले उपग्रह के प्रक्षेपण का नेतृत्व, तो भारत के प्रतिष्ठित शोधकर्ता सतीश धवन का जन्म 1920 में आज ही श्रीनगर में हुआ था। अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1951 में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े और भारत की पहली सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने में योगदान दिया। 1972 में इसरो के चेयरमैन बने। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ था। इनसेट, IRS और PSLV के विकास में अहम योगदान दिया था और 2002 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये तो हमने सतीश धवन जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले ली। अब उसके बाद देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे। और आज की खबरों में हम इंटरपोल को देखेंगे कि इंटरपोल क्या है, किस तरह से ये देशों की जो पुलिस व्यवस्था है उसके बीच में समन्वय का काम करती है। फिर हम GI टैग को देखने का प्रयास करेंगे कि GI टैग क्या होता है, किस तरह किन पदार्थों को GI टैग मिलता है। फिर भारत में जो टूरिज्म है उसका एक पिक्चर देखने का प्रयास करेंगे और इससे जो भारत में टूरिज्म है उसकी संभावना पर चर्चा करेंगे कि भारत में क्या टूरिज्म की संभावना है। फिर हम भूस्खलन को देखने का प्रयास करेंगे कि भूस्खलन क्यों होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग स्टेट्स है इंडिया में उनकी स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है। फिर हम लॉजिस्टिक्स को समझने का प्रयास करेंगे कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है।
फिर फूड पिरामिड देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम वेल की स्थिति को देखेंगे कि किस तरह से जो वेल है वो फूड चेन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हम तस्मानिया सी को देखेंगे, जहाँ पर इन वेलों की जो संख्या है, मृत वेलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे कारणों क्या हैं। फिर हम जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित कुछ आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि जो पेंडेंसी है केसों की वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस, तो भारत की और कुछ देश दूसरे देशों के साथ कल्पना करेंगे भारत की। फिर हम बांग्लादेश के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखने का प्रयास करेंगे, हिमाचल प्रदेश के मैप को देखेंगे। उसके बाद हम एक मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, किस तरह से ये आता है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या पड़ता है। फिर हम G20 को देखेंगे कि G20 ग्रुप क्या है, जिसकी आने वाले समय में भारत अध्यक्षता करने वाला है। वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्रीज को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जीडीपी देखेंगे। 1700 के समय भारत की जीडीपी थी तो वो क्या थी, फिर डिक्लाइन हुई, तो आज इतनी कम जीडीपी क्यों भारत की 3 ट्रिलियन के आसपास। तो इस मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिश इंडिया होता है, यानी जो अंग्रेजों के आने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस तरह से डिक्लाइन होती है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडिया के फिजिकल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो यहाँ पर उसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है, जिससे फसल बर्बाद हुई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर, ये देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ADR यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है। और ये एक पिक्चर के थ्रू सिखाया हुआ है कि किस तरह से जो टाइप्स होते हैं किसके, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, तो इसको देखेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, तो जिसे हम GS3 से जोड़कर देख सकते हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 21 राज्यों में CBI की छापेमारी। तो न्यूजीलैंड से मिली सूचना के बाद एजेंसी ने चलाया ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ऑनलाइन पोर्नोग्राफी यानी बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने वालों के खिलाफ CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। इंटरपोल के मार्फत न्यूजीलैंड से मिली जानकारी के आधार पर CBI ने शनिवार को ऑपरेशन मेघ चक्र चलाकर 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 59 स्थानों पर छापे मारकर तलाशी ली। इस दौरान 50 लोगों के मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की गई, जिसमें कई में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार करने के सबूत मिले हैं। तो अब यहाँ पर जो चर्चा में क्यों बनी हुई है वो देख लिया हमने कि इंटरपोल चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि जो इंटरपोल है वो क्या होती है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और अभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। तब हम एक इसके ग्राफ से, इसके चार्ट से देखने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनली, प्रचलित नाम क्या है इसका, तो इंटरपोल। लघु नाम ICPO इंटरपोल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनलाई। और आदर्श व्याख्या इसका तो कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। संस्था की जानकारी, तो स्थापना कब की गई थी, 1923 में। इसकी पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन सी है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस 1914 में बनाया गया था। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन 1922, फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग 1923 में निर्माण किया गया, और अभी इंटरपोल है। इसका कर्मचारी वार्षिक बजट दिखाया हुआ है। वैधानिक व्यक्तित्व, सरकारी संस्था। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र, तो इसके सदस्य कितने, तो 194 सदस्य हैं। शासकीय निकाय कौन सा है, तो इंटरपोल जनरल असेंबली। गठन घटक तो ICPO इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल रेगुलेशन। सामान्य प्रकृति क्या है इसकी, तो लॉ एम्फोर्समेंट, नागरिक संस्था है। प्रचालन ढांचा, तो मुख्यालय लियोन फ्रांस में। संस्था के कार्यपालक तो जनरल अहमद नासिर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो 181 फैसिलिटेटर, और फ्रांस के लियोन शहर में स्थित इंटरपोल का मुख्यालय। तो यहाँ पर मैप दिखाया हुआ है कि कौन सी कंट्री, जो ब्लू कलर में दिखाए हुए इसके मेंबर है किसके, इंटरपोल के, और जो रेड कलर में दिखाया हुआ है तो इसके मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर
देखा हुआ एक ताइवान दिखाया हुआ है और नॉर्थ कोरिया को दिखाया हुआ है और मोर्टानिया को दिखाया हुआ है, माफ़ कीजिए वेस्टर्न सहारा को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि भारत भी इसका मेंबर है इंटरपोल का। तो इस तरह से हमको ये खबर देखनी थी। तब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। GS2 राज्यव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म से जोड़कर देख सकते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली से कम होगी मुकदमों की संख्या। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लंबे समय तक बड़ी संख्या में मुकदमों के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से ही यह बोझ कम हो सकता है। न्यायालयों में करीब 4 करोड़ 80 लाख मामले लंबित हैं। और यहीं पर जो जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात की गई है, किस तरह से जो न्यायिक सुधार किया जा सके। सर्वोच्च से लेकर निचली अदालतों तक में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की शुरुआत हो तो मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। कोर्ट की कार्रवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यानी इंटरनेट से सीधा प्रसारण के कारण वकीलों के साथ न्यायाधीशों के आचरण भी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाएगा। देश की निचली अदालतों में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो न्यायिक सुधार है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सके। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से न्यायिक सुधार में धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली क्या है। वैकल्पिक विवाद समाधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो अब देखते हैं कि ये होती क्या है। तो ADR आमतौर पर एक परीक्षण की तुलना में कम औपचारिक, कम खर्चीली और कम समय लेने वाला होता है। ADR लोगों को यह निर्धारित करने का अधिक अवसर भी दे सकते हैं कि उनका विवाद कब और कैसे सुलझाया जाएगा। ADR के प्रकार देखते हैं। तो सिविल मामलों के लिए ADR के सबसे सामान्य प्रकार मध्यस्थता, निपटान सम्मेलन, तटस्थ मूल्यांकन और मध्यस्थता हैं। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थता क्या है। तो मध्यस्थता में एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। मध्यस्थ विवाद का फैसला नहीं करता, लेकिन पार्टियों को संवाद करने में मदद करता है ताकि वे स्वयं विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। उसके बाद मध्यस्थता करना। तो मध्यस्थता में मध्यस्थ नामक एक तटस्थ व्यक्ति प्रत्येक पक्ष से तर्क और साक्ष्य सुनता है और फिर विवाद का परिणाम तय करता है। मध्यस्थता परीक्षण की तुलना में कम औपचारिक है और साक्ष्य के नियमों में अक्सर ढील दी जाती है। मध्यस्थता या तो बाध्यकारी या गैर बाध्यकारी हो सकती है। बाध्यकारी मध्यस्थता का अर्थ है कि पक्ष परीक्षण के अपने अधिकार को छोड़ देते हैं और मध्यस्थ के निर्णय को अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं। आमतौर पर मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता। गैर बाध्यकारी मध्यस्थता का मतलब है कि पक्ष परीक्षण का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वे मध्यस्थ के निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये इस तरह से इसको गैर बाध्यकारी कहते हैं और ये बाध्यकारी हो गई। अब देखते हैं तटस्थ मूल्यांकन। तो तटस्थ मूल्यांकन में प्रत्येक पक्ष को मूल्यांकनकर्ता नामक एक तटस्थ व्यक्ति की मामला पेश करने का मौका मिलता है। मूल्यांकनकर्ता तब प्रत्येक पक्ष के साक्ष्य और तर्कों को ताकत देते हैं और कमजोरियों पर और विवादों को कैसे हल किया जा सकता है इस पर एक राय देते हैं। मूल्यांकनकर्ता अक्सर विवाद के विषय पर विशेषज्ञ होता है। हालांकि मूल्यांकनकर्ता की राय बाध्यकारी नहीं। पार्टियां आमतौर पर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने की कोशिश करने के लिए आधार के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। और आखिरी है बंदोबस्त सम्मेलन। तो निपटान सम्मेलन या तो अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकते हैं। दोनों प्रकार के निपटान सम्मेलन में पक्ष और उनके वकील अपने विवाद के संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिए एक न्यायाधीश या निपटान अधिकारी नामक एक तटस्थ व्यक्ति से मिलते हैं। न्यायाधीश या निपटान अधिकारी मामले में निर्णय नहीं लेता है, लेकिन पक्षकारों को मामले की ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन करने और एक समझौते पर बातचीत करने में सहायता करता है। निपटान सम्मेलन किसी भी मामले में उपयुक्त जहां निपटान एक वैकल्पिक है। अनिवार्य निपटान सम्मेलन अक्सर उस तारीख के करीब आयोजित किए जाते हैं जिस तारीख को मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ADR यानी वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है। ये एक अन्य मैप में दिखाया कि 5 टाइप्स ऑफ ADR। तो यहीं पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, अभी हमने इंग्लिश में देख लिया है। तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि नेगोशिएशन, मध्यस्थता, कोलैबोरेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन और कंसिलिटेशन यानी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और यहीं पर जो
केसेस की बात की है तो देख लेते हैं कि किन कोर्ट में कितने केसेस लंबित है। तो पेंडेंसी केसेस तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में कितने हैं, तो 2.76 करोड़ मामले, हाई कोर्ट में 43 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 केस लंबित हैं। शॉर्टेज ऑफ जजेस यहाँ दिखाया हो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सैंक्शन कितनी है, तो 22,444। वैकेंट कितना है, तो 5,223 खाली है सीटें अभी भी। हाई कोर्ट में इतने सैंक्शन किए गए और 427 अभी भी खाली है सीटें। सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शन कितने 31 और 6 अभी भी खाली है। नंबर ऑफ जजेस का दिखाया हुआ है कि पर मिलियन पॉपुलेशन, पर मिलियन यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो यूएसए में 107 है, यानी 1 मिलियन पर 107 जजेस हैं। यूके में 51 और भारत में 17 है। तो अभी हमारी जो बहुत ही संभावना है कि किस तरह से जो जजेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। जो यूएसए में 107 है तो भारत में भी इसे अभी इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जिससे भी कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि जजेस को इंक्रीज किया जाता है तो इससे जो लंबित मुकदमे हैं उनको सुनवाई में समय मिलेगा। जजेस की संख्या होने से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जा सकती है, जिससे जो लंबित मामले हैं उनको निपटान किया जा सके। तो इस तरह से हम जो ये आंकड़े दिए हुए हैं इनका मेंस में लिखते समय उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर, देश की अर्थव्यवस्था को पर्यटन से बल मिलेगा, पीएम। तो इसे हम GS3 से जोड़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी से, इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, GI टैग। तो प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि अमृत काल में देश की अर्थव्यवस्था को पर्यटन से बहुत बल मिलने वाला है। हिमाचल की इस क्षेत्र में दक्षता को बढ़ा देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने हिमाचल की विभिन्न वस्तुओं को मिलने GI टैग का भी जिक्र किया है और कहा कि जब भी विदेशी मेहमान से मिलते हैं तो उन्हें हिमाचल से जुड़ी चीज़ों को उपहार स्वरूप देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा विजय संकल्प रैली के दौरान तो अब हम देखते हैं कि जो पर्यटन है, GI टैग है, वो क्या है। GI टैग तो एक विशेष प्रकार का टैग है जिसका उत्पाद की गुणवत्ता व कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, मादक पेय पदार्थों, हस्तशिल्प व औद्योगिक उत्पादों को GI टैग दिया जाता है। ऐसे उत्पाद जिनका उत्पादन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है, साथ ही उस उत्पाद में पाई जाने वाली विशेषता उस स्थान की जलवायु से प्रभावित होती हैं, तो उसी के आधार पर GI टैग दिया जाता है। तो गुड्स किस कानून के तहत दिया जाता है, तो गुड्स तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इंडियन पेटेंट ऑफिस, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स DIIP एंड MOCI के तहत। तो दिखाया हुआ कि जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको GI टैग मिला हुआ है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में वस्तुओं को भी GI टैग दिया गया है। तो इस तरह से हमें एक लेना था कि GI टैग क्या होता है। अब यहाँ पर एक टूरिज्म का पिक्चर दिखाया हुआ कि जो भारत है, भारत में विभिन्न तरह की जो टूरिज्म संभावना है, जैसे मंदिर है, टाइगर रिजर्व है, तट है, हिमाचल क्षेत्र है, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और विभिन्न धार्मिक स्थल है, बौद्ध से संबंधित है, अम्बेडकर से संबंधित है। और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, उत्तर भारत में, पश्चिमी क्षेत्र में धार का मरुस्थल है, और दक्षिणी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र हैं, और पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं जहाँ गोवा का एक नाम मशहूर है जहाँ तटों के लिए। तो इस तरह से हम देखें तो भारत में अपार संभावना है किसकी, टूरिज्म की। और टूरिज्म से क्या फायदा मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से फायदा मिल सकता है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि भारत में विदेशी पर्यटन आते हैं घूमने, तो विदेशी पर्यटन आने से क्या होगा, तो सबसे पहला फायदा होता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी होती है। अब विदेशी आएंगे भारत तो घूमेंगे, घूमने से क्या होगा कि मान लीजिए कि वो तट पर घूमने जाते हैं, तो तट पर घूमने जाएंगे तो वो यहाँ पर नौकाओं का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ रहने के लिए रूम बुक करेंगे। तो इससे यहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोगों हैं उनको रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिलेगी। बेरोजगारी कम होगी तो जो युवा हैं वो रोजगार मिलने पर शांति और कहीं ना कहीं समृद्धि में योगदान देंगे समाज में। वो अहिंसक गतिविधि या गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें काम मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि वो उस काम में लगे रहेंगे और उनका जो दिमाग है वो अनवांटेड जो काम है उनमें लगेगा नहीं। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए और इन मैप में देखिए कि ये कौन से जगह का स्थान है और यहाँ पर किस तरह से और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है प्रयास कर सकती हैं। या राजस्थान का क्षेत्र दिखाया हुआ है,
तो इस तरह से आप देखिए कि भारत में किस किस तरह से पर्यटन की संभावना को और बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं हम, भारी वर्षा से मैदान में फसल खराब तो पहाड़ में भूस्खलन से लोग परेशान, तो GS3 से जोड़ सकते हैं हम इसको। तो उत्तर भारत में लगातार वर्षा के चलते मौसम बदलने लगा है। राजधानी दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक में लगातार वर्षा के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन, वर्षा के चलते तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। कृषि को, खासकर धान की फसल को नुकसान पहुंचा है बारिश से। और अभी जो समय था वो धान की फसल की कटाई का समय हो गया था, लगभग धान की जो फसल है वो पकने लग गई थी और अभी उस समय का जो कटने का समय था। तो इसी समय जो वर्षा हुई है उससे जो धान की फसल है वो बर्बाद हो गई, इसलिए हुई सितंबर के अंत में इतनी बरसात। तो सितंबर के अंतिम में इतनी अधिक बरसात होने की मुख्य वजह एक साथ कई वेदर सिस्टम विकसित होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, तो मानसून की अक्षीय रेखा दिल्ली हरियाणा से होते हुए पंजाब की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। तो अभी सितंबर की बात क्यों की, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है वो मानसून के लौटने का होता है। 17-18 सितंबर तक मानसून भारत से लौट जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बात की कि सितंबर के अंत में ही इतनी बारिश क्यों, इसलिए सितंबर का महीने का जिक्र किया। तो अब हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, मैदानों में फसल खराब से क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो पहले हम देखते हैं कि जो भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन यानी लैंड स्लाइड एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थर के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ और वनस्पति के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ कि किस तरह से जो भूस्खलन है उसकी प्रक्रिया हो रही है। तो धीरे धीरे जो जमीन है धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है, तो इस तरह से इसको भूस्खलन कहते हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आर अ रिजल्ट ऑफ अ वेदर फिनोमिना कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच इज गोइंग टू बी अ क्वाइट इंटेंस। तो अब यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताया गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द मिड एंड लोअर ट्रोपोस्फियर between 2.1 and 7.6 kilometer above sea level, which originate over the Mediterranean Sea, Caspian Sea and Black Sea। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जो क्षोभ मंडल है उसके 2.1 किलोमीटर से और 7.6 किलोमीटर के बीच में विकसित होता है। और इसका जो ओरिजिनेट है यानी कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो यहाँ पर दिखा कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सी, ब्लैक सी से इसका उद्गम होता है और धीरे धीरे ये भारत की तरफ बढ़ता है। और जो दिखाया हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ पे एक तरह से जो प्रतिकूल मौसम है, जिससे जो भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो हिमालय क्षेत्र है पश्चिमी यूपी वाला, वहाँ सबसे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो फसलें हैं जो अनिश्चित काल में भारी वर्षा हो जाती है जिससे धान की फसल बर्बाद हो जाती है। तो अभी इसी घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया है खबरों में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर लीड्स टू अकरेंस ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। An intense western disturbance usually produce wind spread, heavy snowfall over the western Himalaya region and rain over northern plains for a day or two and may trigger avalanches। तो यहाँ पर इसी तरह से इसकी बात की गई है। तो अब हम देखते हैं एक अन्य मैप में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये ओरिजिनेट हो रहा है, किस तरह से ब्लैक सी, कैस्पियन सी से होते हुए ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जो भारत में जो उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जहाँ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जो धान की फसल बोई थी और अभी उसका कटने का समय था, और इसी समय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से भारी वर्षा होने की वजह से जो धान की फसल है वो बर्बाद हो गई। अब इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा,
इसका फूड सिक्योरिटी पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो इसे आप थोड़ा सोचने का विचार कीजिएगा। अब हम एक अन्य मैप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक मैप दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो पश्चिमी विश्व पे भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होते हुए, ब्लैक सी से होते हुए, कैस्पियन सी से होते हुए भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ एंटर करता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र जहाँ पर जो धान की खेती है वो हो रही थी, जिससे अभी कटने का सीजन था और उसी समय भारी वर्षा हुई जिससे जो पूरी फसल है वो खराब हो गई है। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो विंड है उनकी दिशा है किस तरह से चलने का प्रयास कर रही हैं, किस तरह से चक्रवात का निर्माण होता है। सैटेलाइट व्यू में आप देखने का प्रयास कीजिए और तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी इस चीज़ में। ये भूमध्य सागर, ये टर्की, ये ईरान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते भारत में एंटर कर रहा था। और ये अब बारिश हो रही है तो अब इस क्षेत्र में तो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वो नमी कहाँ से उठा रहा, क्योंकि बारिश होने के लिए सबसे जरूरी है कि नमी होना चाहिए। तो नमी वो भूमध्य सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर से नमी उठाता हुआ इधर बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर अनुकूल कंडीशन मिलने से यहाँ पर बारिश हुई। बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसका धान की फसलों पर। तो इस तरह से हम इस खबर को जोड़कर देखेंगे। ये एक मैप दिखा हुआ है जिसकी वजह से भारी वर्षा की वजह से जो धान की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अब यहाँ पर उत्तरी मैदान की बात की थी तो देख लेते हैं इंडिया की टोपोग्राफी। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है भारत का मैप। ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया और ये गंगा यमुना का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, ये इंडस रिवर वाला क्षेत्र हो गया, ये नंदा देवी, ये यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी जो गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये वाला पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र हो गया है जहाँ भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी वर्षा हुई है। ये थार डेजर्ट, ये अरावली रेंज, गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात की खाड़ी, विंध्या और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी होकर निकल रही है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये दक्कन का वाला पठार हो गया, छोटा नागपुर का क्षेत्र, ये वेस्टर्न घाट से, ये ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट, ये दक्कन, ये दोदा बेटा, ये अन्ना मुड़ी, ये कावेरी नदी, पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अरब सागर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो इसे और आप अच्छे से स्टडी करने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं अगली खबर को। निर्यात हब बनाए जाएंगे 50 जिले। तो GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जोड़कर देख सकते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए अब जिलों को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी में है। 29 सितंबर को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर सकती है सरकार। तो विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर सकती है कब? 29 सितंबर को, जिसमें DEH यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। विभिन्न राज्यों के जिलों को DEH यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट के रूप में विकसित करने से निर्यात में काफी कम हिस्सेदारी रखने वाले राज्यों की भागीदारी बढ़ेगा। अभी देश के दर्जन भर से अधिक ऐसे राज्य हैं जिनका देश के कुल वस्तु निर्यात में 1% या उससे भी कम का योगदान है। DEH कार्यक्रम का विस्तार होने से कम निर्यात करने वाले राज्यों का देश के निर्यात में योगदान बढ़ेगा और उन राज्यों में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। अभी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे 4 राज्य ही देश के निर्यात में 60% तक की हिस्सेदारी रखते हैं। ODOP यानी कार्यक्रम के तहत देश के सभी जिलों के उन उत्पादों की पहचान कर ली गई है जिनमें निर्यात की संभावना है। और जो इस योजना के तहत यानी जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तहत इसमें क्या किया जाएगा कि 50 जिलों को DEH के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक जिले के DEH यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट बनाने में 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 35 करोड़ यानी 60% की राशि केंद्र देगा, बाकी 15 करोड़ की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। जिलों को DEH बनाने के लिए मुख्य रूप से वहाँ निर्यात संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है और इसमें लॉजिस्टिक सुविधा, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रम, वस्तुओं की जांच सुविधा, अनुसंधान और तकनीकी विकास जैसी सुविधाएं शामिल की जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिसका जिक्र किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो क्या है, और दूसरा है कि जो यहाँ पर जो 4 राज्य उनका 60% से भी अधिक हिस्सेदारी उसको देखते हैं कि वो क्या है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम गवर्नमेंट टू प्रमोट
ODOP scheme pan India. तो the scheme was first announced by UP government in 2018. The objective is to convert each district into a export hub, support local exporter by scaling up manufacturing. DPIIT and DGFT are promoting the scheme at various levels. State under process to identify potential products for import substitution, यानी आयात प्रतिस्थापन करना, कि जो भारत में बन सकते हैं प्रोडक्ट उनका आयात करने की क्या जरूरत है, भारत की प्रोडक्ट को ही इस तरह से बढ़ावा दिया जा सके ताकि उसका निर्यात भी किया जा सके और घरेलू डिमांड को भी बढ़ाया जा सके। जो छोटे लेवल पर जो लोकल एक्सपोर्टर है उनको स्केलिंग किया जाए, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। जो किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो यूनिक प्रोडक्ट है उसे किस तरह से ग्लोबली मार्केट पे लाया जा सके, उसके लिए ये योजना बनाई गई थी ताकि इससे जो क्षेत्रीय लेवल पर जो काम करने वाले उद्यम हैं उनको बढ़ावा मिले और साथ में जो उनसे लगे हुए लोग हैं उनको भी रोजगार की जो संभावना है उनको बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हमको इस योजना को देखना है। एक जनपद एक उत्पाद। टॉप 5 एक्सपोर्टिंग स्टेट, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का दिखा है 2019-20 2021-22। तो जो 5.16 लाख करोड़ का इसने एक्सपोर्ट किया था गुजरात ने। तो यहाँ पर जो भी बात की थी कि जो कुछ 5 राज्य ही भारत में जो 60% से ज़्यादा निर्यात करते, तो वो कौन से स्टेट है तो वो दिखाया कि कितना करोड़ का ये एक्सपोर्ट करते तो वो दिखाया। तो अभी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो दूसरे राज्य है उनको भी किस तरह से जो एक्सपोर्ट्स है उनमें हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। तो उसी के लिए कई जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट योजना है वो लाई गई है ताकि किस तरह से जो राज्य अभी भी जो निर्यात क्षेत्र में बिछड़े हुए हैं, जहाँ आर्थिक विकास कम हुआ है, उनका विकास किया जा सके, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग या लघु इंडस्ट्री उनको डेवलप्ड किया जा सके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। अब टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स कौन कौन से, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब चेयरमैन, गुजरात चेयरमैन ने एक ट्वीट किया था, चिंतन ठाकर ने। तो कंट्रीज आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स टू चाइना एंड इंडिया इज एट एन एडवांटेज। लूज टू चाइना इज गुजरात गेन। I believe that the export will only improve in the next 6 months of the financial year। तो इस तरह से इनका कहना है कि जो कंट्री है, जो विदेश है, जो विदेश की जो कंपनियां हैं वो चाइना का विकल्प तलाशना जा रही है और इसका फायदा किसको मिल सकता है, तो भारत को मिल सकता है। और चाइना की जिस तरह से नीति चल रही है उसको देखते हुए जो कंपनियां हैं वो वहाँ से अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है उसको हटाकर किसी दूसरे विकल्प में देश का विकल्प ढूंढ रही है ताकि वहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई जा सके। तो इस तरह से हमको ये खबर देखनी है। ई लोक से लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं होंगी दूर। GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी समस्याओं का हल अब एक ही पोर्टल पर हो जाएगा। अभी लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न विभागों की समस्याएं संबंधित विभागों को बतानी पड़ती थी और वह विभाग उस समस्या का निराकरण करता था। कई बार जो समस्या उजागर की जाती थी उनका हल नहीं भी निकाला जा सकता था। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं को रखने, उनके निराकरण के लिए ई लॉक्स पोर्टल बनाया गया है। ई लॉक्स से लॉजिस्टिक सेवा से जुड़े 70 एसोसिएशन को जोड़ा जा रहा है। इन एसोसिएशन को ई लॉक्स पर अपने अपने सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को डालने के लिए अधिकृत किया गया है। अब देखते हैं कि जो ई लॉक्स की बात करें तो वो क्या है। तो ई लॉक्स पोर्टल पर एक डैशबोर्ड होगा जिससे पता चलेगा कि कितनी अवधि में कितनी समस्या आई और उस पर कार्रवाई की क्या स्थिति है। इसका फायदा यह होगा कि लॉजिस्टिक सेवा में आने वाली समस्याएं दूर होती जाएगी। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की बात की तो लॉजिस्टिक्स को देखते हैं कि वो क्या होता है। यहाँ पर एक लॉजिस्टिक्स का मैप दिखा। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि किस तरह से जो संसाधन है उनको प्राप्त किया जाए, उनका किस तरह से भंडार किया जाए, परिवहन किया जाए, उसको जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से मैनेज करने की उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस है, शिपिंग के, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकिंग है, रोबोट है, लोडर है, एयरप्लेन, डिलीवरी ट्रक, टैंकर, कंट्रोल। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है कि एक जो सामान है कहीं रॉ मटेरियल से जो कंपनी में जाता है वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फाइनल प्रोडक्ट के बनने के बाद किस तरह से उसका परिवहन, वेयर हाउसिंग, शिपिंग
और आखिरी में किस तरह से वो एक उपभोक्ता तक पहुंचता है, इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको मैनेज करने की जो प्रक्रिया रहती है, उसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। 1 अक्टूबर को 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं पीएम, GS3 साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं। संचार मंत्रालय के अधीन आने वाली नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने शनिवार को ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। तो अब हम देखते हैं कि जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन NBM, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। तो वाह इन न्यूज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन NBM इन दिसंबर 2019। इसका एम ऑफ नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है? तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन इज टू फैसिलिटेट यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ब्रॉडबैंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री एंड स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। इसका उद्देश्य है कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ तक अभी भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं पहुँची, वहाँ तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए इसको लाया गया था। व्हाट इज NBM? तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग broadband access to all village in the country by 2022 and its aim is to the implement of 50 MB per second internet in a phased manner. The mission, which is a part of the National Digital Communication Policy 2018, it will increase the number of towers from 5,60,000 से to 1 million. It will also help a broadband readiness index to measure the availability of digital communication infrastructure. It will also create a digital fiber map of the digital communication network and infrastructure. तो यहाँ पर सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि किस तरह से जो सारे गांव हैं उनको नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत जो फाइबर केबल्स है उसके तरह जोड़ा जा सके, ताकि वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुँचाई जा सके। जो ये योजना है, ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का ही एक पार्ट है। इसके अंदर जो टावर्स है उनकी संख्या को 5,60,000 से बढ़ाकर 1 मिलियन किया जा रहा है और ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स बनाया जा रहा था कि जो गांव है, जो है वहां पर जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है उसको डिजिटल कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरह से मेजर किया जा सके, उसके लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स का बनाया जा रहा है। और इसके तहत डिजिटल फाइबर मैप बनाया जा रहा है ताकि किन गाँवों में जो डिजिटल फाइबर है वो पहुँची है या नहीं पहुँची उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर नहीं पहुंची है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। अंडर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 30 लाख किलोमीटर रूट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल विल बी लेड अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है और किस तरह से जो ग्रामीण सशक्तिकरण है, ग्रामीणों का विकास है, किस तरह से उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, करप्शन में और जो पॉलिसी से स्कीम है उनका जो पेपरलेस, यानी जो पेपरलेस है उसको किस तरह से पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो पार्टिसिपेंट है उसमें इसकी जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ती कीमतें विश्व की सबसे बड़ी चुनौती। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं। तो इंडिया एट 75, भारत छोटे गरीब देशों को दे रहा अनाज, जयशंकर। तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना भारत ने दिखाया सामर्थ्य। तो यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाया है और इस समय भारत और समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है खाद्यान्न की। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया एट 2075 में कही, जो ये बातें अपनी बात की है ये कहाँ कही है, इंडिया एट 75 में कही। यह कार्यक्रम भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों पर आधारित था। जयशंकर ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा और आज़ादी के बाद 100 साल में विकसित देश बनने वाला भारत पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध से दुनिया में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें में बड़ा उछाल आया है। यह दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने ऐसे समय में भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यमन और कई अन्य देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि हम अपने दूरस्थ गांवों को भी डिजिटल सुविधाओं से जोड़ें और हम चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारे। तो अभी यहाँ पर हमने जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की बात की तो आप उससे जोड़कर इसको देख सकते हैं। 18वीं सदी में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में भारत की हिस्सेदारी 25% की थी।
लेकिन गुलामी की दौर में हम दुनिया के सबसे गरीब देश में शामिल हो गए, ऐसा विदेश मंत्री जी ने कहा है। तो अब हम इनकी जो ये बात कही है यहाँ पर, इसको एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। तो आप ये मैप देखने का प्रयास कीजिए, इधर दिया हुआ है जीडीपी परसेंटेज और इधर ईयर्स दिए हुए हैं 1000, 1500, 1600, 1700। तो अब यहाँ पर आप मैप देखने का प्रयास कीजिए, ये इंडिया वाला। अब इंडिया की जो स्थिति 1000 साल पहले यानी 1000 ईस्वी में, तो भारत की जो स्थिति दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान देने की थी जीडीपी में। फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हुई। कब डिक्लाइन हुई? दिल्ली सल्तनत के समय। फिर मुगल एम्पायर के समय भी डिक्लाइन हुई। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी इम्प्रूव हुई 1700 तक, और 1700 तक जो चाइना और जो इंडिया दोनों की स्थिति लगभग बराबर थी। तो यहाँ पर जो ताजमहल वाला स्टेटस दिखाया हुआ है इन्होंने। फिर धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर आता है, तो अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि 1600 में जो कंपनी है चार्टर लेकर इंडिया आती है व्यापार करने के नाम पर, और किस तरह से यह व्यापार के नाम पर फिर धीरे धीरे राजनीति करने लग जाती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, और किस तरह से वो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा की दीवानी लेती हैं, और धीरे धीरे जो बंगाल है वहाँ के नागरिकों का शोषण करती हैं, और जो सारा धन है वो कहाँ ले जाती है? तो वो अपने इंग्लैंड को बेच देती हैं, और यहीं के पैसे से यहीं के लोगों को रोजगार देती हैं, और यहीं के पैसे से सामान खरीदती है और अपने देश को बेच देती थी। तो अब आप यहाँ पर जो स्टडी है इस ग्राफ को देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो इंडिया है और जो चाइना है, इन दोनों की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर आता है, तो भारत की जो स्थिति है धीरे 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 डिक्लाइन होते 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 है, और आज वर्तमान स्थिति ऐसी है भारत की कि भारत की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन के बराबर है। किसी समय भारत जो सुपर पावर रहता था, और आज देखने का प्रयास कीजिए। और यहीं पर आप पश्चिमी यूरोप को और यूएसए को देखने का प्रयास कीजिए कि इनकी स्थिति क्या थी और आज इनकी स्थिति क्या है। इनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में किसने योगदान दिया इनकी डेवलप्ड कंट्री में? तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने भारत का खूब शोषण किया, और उसी की वजह से आज पश्चिमी यूरोप है, जिसमें इंग्लैंड है, सबसे बढ़कर उभरा है। तो इस तरह से आप देखिए। और यहाँ पर एक 1973 का जो मैप दिखाया हुआ है कि इस समय जो चाइना है उसने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मार्ग अपनाते हुए किस तरह से जो अपनी इकोनॉमी है उसको एक बूस्टअप देने का प्रयास किया। और भारत ने 1991 में आकर प्रयास किए। तो अभी भारत को समय लगेगा डेवलप्ड कंट्री बनने में, इसलिए 2047 का टारगेट फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको और एनालिसिस कीजिए। एक अन्य मैप में देखिए कि किस तरह से जो 1700 का समय था, जहाँ 18वीं शताब्दी की बात की विदेश मंत्री जी ने। 18वीं शताब्दी यानी 1700 से और 1800 बीच का समय, जिसमें हमने प्लासी की युद्ध की बात कर ली, बक्सर की युद्ध की बात कर ली, और जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी दीवानी की बात कर ली, यानी उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लेती थी। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से इसके बाद भारत की जो स्थिति है वो डिक्लाइन होने लगी है। तो इस मैप का और आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। भारत G20 की अध्यक्षता को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उत्सुकता और सरगर्मी। तो विकासशील देशों के नेताओं की अगले साल भारत में होने वाली है G20 सम्मेलन से बहुत उम्मीद है। अमीर देश की विश्व व्यवस्था पर पकड़ को कुछ हद तक लचीला बनाने में भारत की भूमिका को अहम मान रहे हैं देश। तो यहीं पर सतत विकास लक्ष्य 2030 की बात की गई है, G20 की बात की गई। तो देखते हैं कि दोनों क्या हैं। पहले हम देख लेते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें 2030 तक जो टारगेट है उनको अचीव करना है। पहले नंबर पर क्या है? तो नो पॉवर्टी, दूसरे पे जीरो हंगर, तीसरे पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन, पांचवे पे जेंडर इक्वलिटी, छठे पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवें पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवें पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवे पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वें पे रिड्यूस इनइक्वलिटीज, 11वें पर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वें पर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वें पर क्लाइमेट एक्शन, चौथे पर लाइफ बिलो वाटर, पांचवें पर लाइफ ऑन लैंड, और 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 पर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इसे आप और अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से प्रश्न बने हुए पिछले ईयर्स में कि किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है वो क्या है, 3 क्या है, 14 नंबर पर क्या है, 13 नंबर पर क्या है। तो 13 पे जो क्लाइमेट एक्शन है, पहले पे नो पॉवर्टी है, दूसरे पर जीरो हंगर से, 17 नंबर पर कौन सा है? तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, 5वें नंबर पर क्या है? तो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, चौथे पर क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, 14 पर लाइफ बिलो वाटर, 15 पर लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है। तो इसे आप और देखकर एनालिसिस कीजिए। व्हाट इज
G20. The G20 is a group of 19 of the world major developed and emerging economies plus the European Union. The first met in 1999 and the first leader summit was held in 2008. तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि 2/3 of the world population are from these countries. The countries account 85% of global GDP. और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए और ईयू शामिल है। अब इस जो मैप है उसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो ये कलर दिखा है उसमें गेस्ट कंट्रीज कौन सी है। तो अफ्रीका से कौन सी है? तो गोयना, सेनेगल, स्पेन, इधर से नॉर्वे। और आसियान से कौन सी कंट्री से, यानी एशिया से मान सकते हैं, तो एशिया से जो वियतनाम है, सिंगापुर है, ये दोनों कंट्री गेस्ट हैं, भारत इसका मेंबर है। अफ्रीका से कौन सी एक कंट्री G20 में शामिल है? तो साउथ अफ्रीका शामिल है। एशिया से रशिया, चाइना, भारत, और इधर से इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया आएगा, नॉर्थ कोरिया G20 में शामिल नहीं है। इधर से मंगोलिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसमें शामिल नहीं है, ईरान, पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण अमेरिका से कौन सी कंट्री शामिल है? तो ब्राजील, अर्जेंटीना शामिल है। इधर उत्तरी अमेरिका से कौन सी कंट्री शामिल है? तो तीनों कंट्री यानी कनाडा, यूएसए, मेक्सिको शामिल है। और इधर से यूरोपियन यूनियन हो गया है। तो इस तरह से आप और देखने का प्रयास कीजिए कि ये जो ग्रुप है G20, ये नॉर्थ साउथ का कोऑपरेशन का अच्छा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इसमें डेवलप्ड व डेवलपमेंट यानी इमर्जिंग कंट्रीज से मिलकर जो बना है ग्रुप, इसलिए इसको हम नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का अच्छा एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, जिसकी आने वाले समय में भारत अध्यक्षता करने वाला है। अब देखते हैं अगली खबर को। बांग्लादेश में गंभीर समस्या पैदा कर रहे रोहिंग्या। GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं भारत, और भारत के जो पड़ोसी हैं उनसे जोड़कर भी देख सकते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थियों का मसला संयुक्त राष्ट्र आम सभा में उठाया और कहा कि उनकी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा व सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को भारी नुकसान हो रहा है। पीएम ने कहा कि इस मामले का प्रभावी तरीके से निपटान में संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका निभाए। रोहिंग्या शरणार्थी की बड़ी संख्या में मौजूदगी से तमाम तरह की गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं बांग्लादेश में। इन समस्याओं के चलते देश में हताशा का माहौल बन रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में सीमा पार से संचालित होने वाले संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ गई है। इसके चलते देश में धार्मिक कट्टरता भी बढ़ रही है। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश में इस समय करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। तो अब देखते हैं, हम एक बार बांग्लादेश का मैप का एनालिसिस करते हैं, म्यांमार को देखते हैं, क्योंकि ये समस्या केवल बांग्लादेश की ही नहीं है, ये समस्या भारत की भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों भारत में भी रोहिंग्या जो शरणार्थी है उससे संबंधित खबर चर्चा में रही थी। तो ये बांग्लादेश का मैप हो गया, जिसकी जो सीमा है इधर म्यांमार से लग रही है और इधर भारत से लग रही है। भारत के किन राज्यों से लग रही है? तो 5 राज्यों से लग रही है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इधर से मिजोरम, त्रिपुरा से इसकी सीमा लग रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा रिवर, ये जमुना, फिर मेघना, पद्मा आकर कहीं ना कहीं जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो बनाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। ये खुलना, मोंगला पोर्ट, ये चिटगांव, ये कप्ताई लेक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर इसकी राजधानी ढाका अवस्थित है। और आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो इसकी सीमा म्यांमार से लग रही थी, जहाँ 2017 में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन पर जो हिंसक घटनाएं हुई उसकी वजह से जो मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान, वो भाग कर आ गए हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश से भारत में इंटर कर गए हैं। और यहाँ से जो अराकाम योमा जो पर्वत श्रेणी है उसकी वजह से वो भारत में इंटर नहीं कर पाए। तो दूसरा है कि जो सीमा है बांग्लादेश की म्यांमार से ज़्यादा सटीक पड़ रहा था, इसलिए जो रोहिंग्या जो प्रांत है वो यहीं पर अवस्थित है, जिसकी वजह से उनको जो पास में जो देश पड़ा वो वहीं भाग कर चले गए। ये कॉक्स बाजार है जहाँ बांग्लादेश जो रोहिंग्या मुसलमानों की बसाने की बात कर रहा है। तो इस तरह से आप इसके मैप को और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब देखते हैं हम पर्यावरण और इकोलॉजी से संबंधित खबर। तो आखिर क्यों मर रही है व्हेल? तो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर बड़ी संख्या में मृत पाई गई व्हेल मछलियाँ इन दिनों
दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई। यहाँ लगभग 230 व्हेल मछलियां समुद्र तट पर आ पहुंची थी, जिनमें से करीब 200 की मौत हो गई। जीव विज्ञानी बड़ी तादाद में व्हेल मछलियों को समुद्र तट पर पहुंचने के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि क्या रास्ता भटक कर आई थी व्हेल? तो अचानक बड़ी तादाद में मछलियों का तट पर आना और एक एक कर उनकी मौत का रहस्य सवाल ही बना हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी मछलियां एक लाइन में पड़ी हैं और मरती हुई दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि असल में ये व्हेल मछलियां समूह में रहना पसंद करती हैं। एक अपना रास्ता भटकी तो उसके पीछे पीछे बड़ी तादाद में अन्य मछलियां भी अपना रास्ता छोड़ देती हैं और सभी भटकते हुए तट पर पहुंच गई हैं। पानी कम होना भी उनकी मौत की एक वजह हो सकती है। इंसानों की तरह बीमारियों से मरते हैं व्हेल, तो व्हेल इंसानों की तरह ही बीमारियों, परजीवियों, यहाँ तक कि जन्म के दौरान कठिनाइयों से भी मर सकते हैं। बाइकेस से भी होता है खतरा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का अनुमान है कि हर साल कम से कम 3 लाख सिटाइसियन व्हेल, डॉल्फिन और इस तरह की प्रजातियों के समुद्री जीव या कार्टे सागर में टोटोआबा मछली के लिए सेट किए गए गिलेटन्स में बाइकेच यानी जो मत्स्य पालन वो मछलियों को पकड़ने में का तरीका है, इस कारण से मछलियों की मौत हो जाती है। समुद्र में तेल रिसाव क्षेत्र से भी उनके लिए एक तरह से विनाशकारी साबित होता है। तो ये हमने बात कर ली कि जो व्हेल है उसकी जो मरने की संभावना है कि किन कारणों से हो सकती है। तो हमने एक तेल रिसाव की बात की, बाइकेच की बात की, यानी जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो औजार इस्तेमाल किया जाता है, बीमारियों से हो सकती हैं, रास्ता भटकने की वजह से हो सकती है, पानी कम होने की वजह से हो सकती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकती हैं। यहाँ व्हेल के प्रकार दिखाए हुए हैं, ब्लू व्हेल, फिन व्हेल, बोहेड, राइट, हम्बैक, ग्रे मिंक। तो इसे आप देखने का प्रयास कीजिए। 180 से 200 टन हो सकता है वजन इनका। एक हाथी के वजन के बराबर होता है व्हेल के जीभ का वजन। 110 फीट लंबी हो सकती हैं। 2300 ब्लू व्हेल औसतन दक्षिणी गोलार्ध में है। 33% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। तो व्हेल खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होती हैं और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्हेल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक महान व्हेल औसतन 33 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमान लगाती हैं और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो अब हम यहाँ पर जो व्हेल है उसकी जो फूड श्रृंखला है उसमें स्थिति देखते हैं कि किस तरह से जो वो सबसे ऊपरी स्थिति रखती हैं। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है कि जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है उसमें इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जो समुद्र है उसके जो स्वास्थ्य परितंत्र में किस तरह से अपनी भूमिका निभाती हैं। तो फूड पिरामिड में देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे नीचे यानी जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो कौन हो गए। तो 10,000 पाउंड्स फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स 1000 पाउंड्स krill एंड ओवर द जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर स्मॉल फीड्स हो गई, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर 10 पाउंड्स सैल्मन और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर 1 पाउंड किलर व्हेल। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो फूड पिरामिड है, फूड चेन है वो काम कर रही है। कि सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए यानी जो भोजन पकाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर हो गए, सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर हो गए, थर्ड ऑर्डर के कंज्यूमर हो गए और आखिरी में जो फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर है। तो किस तरह से जो इकोलॉजी है पर्यावरण में अपनी जो स्थिति है उसको बनाए रखे हुए हैं, वो जो समुद्र है, जो जलीय पारितंत्र है उसको स्वस्थ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप मानने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए जो फोर्थ ऑर्डर का जो कंज्यूमर है अगर वो खत्म होती है यानी जो व्हेल है वो खत्म होती है तो उससे क्या होगा कि जो थर्ड ऑर्डर के कंज्यूमर है उनकी संख्या बढ़ेगी। अब इनकी संख्या बढ़ने से ये जो सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर है उनको ज़्यादा खाएंगे। अगर सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर को ज़्यादा खाएंगे तो इनकी संख्या खत्म हो जाएगी। अब इनकी संख्या खत्म होने से अब ये थर्ड ऑर्डर के कंज्यूमर है ये जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को नहीं खा सकते, जिससे इनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, क्लाइमेट पर असर पड़ सकता है, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह से हमको इसको जोड़कर देखना है कि अगर मान लीजिए कि तस्मानिया सी में व्हेल मर रही है तो मरने दो, हमें उससे क्या फ़ायदा है, लेकिन हमें जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है उससे जोड़कर इसको देखना है कि उसका क्या प्रभाव हो सकता है आने वाले समय में। अब तस्मानिया की बात की थी तो हम देखते कि जो तस्मानिया है कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया
और ये तस्मानिया, ये होबार्ट और ये तस्मानिया सी अवस्थित हो गया। बास स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? तो इधर इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और जो तस्मानिया उसकी किस साइड अवस्थित है? तो तस्मानिया सी, ये तस्मानिया सी हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को मैप को भी देख ही लेते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हो गए, ये क्वींसलैंड, ये नॉर्थ साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये डार्विन जहाँ पिछले कुछ दिनों पहले जो सैन्य अभ्यास हुआ था, ये ग्रेट बैरियर रीफ्स, ये ब्रिस्बेन, ये सिडनी, कैनबरा जो इसकी राजधानी हो गई है, ये मेलबर्न, ये एडिलेड, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये केप यॉर्क पेनिनसुला, ये टोरेस स्ट्रेट हो गई है जो अराकोरा सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ने की काम कर रही है, ये पपुआ न्यू गिनी, ये टाइमर टाइमर स्टेट, ईस्ट टाइमर, ये इंडोनेशिया, जकार्ता, ये किम्बरले, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे बीच से होकर गुजर रही हैं, ये पर्थ, ये लेक एरिया हो गई है। और यहीं पर जो डार्ले और मरे जो नदियां हैं वो बेक होकर निकल रही है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर अवस्थित है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र एक तरह से मरुस्थली वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से आप इसकी मैप का और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो आखिरी में जो हिमाचल प्रदेश है उसका मैप देख लेते हैं। तो ये हिमाचल का प्रदेश हो गया, सतलज रिवर होकर निकल रही है, गोविंद सागर रिजर्वेयर, ये व्यास नदी, ये पोंग डैम लेक, ये शिमला, ये चिनाब रावी नदी, इधर जम्मू कश्मीर, ये चाइना, ये उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इसकी सीमा लग रही है। और इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए किस तरह से जो हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित पड़ता है, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इस तरह से जो यहाँ की पर्यटन की संभावना क्या हो सकती है, इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं उनका व्यवहार होता है, उनकी इकोनॉमी का सोर्स क्या है। तो इस तरह से आप देखिए ये मंडी जहाँ भी पीएम जी मतलब संबोधित कर रहे थे। तो अब हम गूगल मैप को देखते हैं। तो ये गूगल मैप हो गया और ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब हम भारत से तस्मानिया सी को चलते हैं कि उसके चलते समय रास्ते में कौन कौन सी जो स्थान है वो आएंगे। तो पहले हम बंगाल की खाड़ी से चलते हैं। बंगाल की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट्स होते हुए, साउथ चाइना से होते हुए, जावा सागर से होते हुए, बांडा सागर से होते हुए, तिमोर सी से, अरापुरा सी और कोरल सागर से होते हुए हम जो तस्मानिया सी है, जो तस्मानिया सागर वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम ये रास्ता नहीं पकड़े तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? तो बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से होती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट से होते हुए हम जो बास स्ट्रेट है वहाँ से होते हुए तस्मानिया सागर जा सकते हैं। या हम बास स्ट्रेट को ना पकड़े तो सीधा हम जो तस्मानिया सागर वहाँ तक जा सकते हैं। जो तस्मानिया सागर के इन दो के बीच में अवस्थित हो गया, तो इधर तस्मानिया और इधर न्यूजीलैंड अवस्थित हो गया है। ये न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, इन दोनों के बीच में जो कुक स्टेट अवस्थित हो गई है। किसके बीच में? जो न्यूजीलैंड है इसके दो पार्ट हो गए, एक उत्तरी वाला क्षेत्र और एक दक्षिणी वाला क्षेत्र, और इन दोनों के बीच में जो कुक स्टेट अवस्थित है। अब आप इसके मैप को देखिए ऑस्ट्रेलिया को, कि मैं बता रहा था आपको कि पूरी तरह से जो क्षेत्र है एक तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है, और जो यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या है यहीं पर अवस्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जल, तो जल मिलता है, जल से सिंचाई की जा सकती है। तो यहीं पर जो मरे और डार्लिंग रिवर्स है वो अवस्थित है। तो आप मैप को देखने का प्रयास कीजिए कि इस साइड आपको ज़्यादा ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, और इस साइड आपको एक तरह से पूरी तरह से जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र नज़र आ रहा होगा। और यहीं पर आप देखने का प्रयास कीजिए तो ये जो ये नदी होकर निकल रही है, आप देखने का प्रयास कीजिए तो मरे और डार्लिंग नदी, इसका ये देखिए आप पाथ देखने का प्रयास कीजिए, ये वाला पाथ, और ये यहाँ पर आकर मिल रही है दोनों, मरे और डार्लिंग नदी।
और इस साइड आप देखने का प्रयास किया गया तो इधर जो ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित हो गया है। और ये तस्मानिया सी, ये बास स्टेट यहाँ पर अवस्थित है, बास जलसंधि। ये न्यूजीलैंड, ये कुक स्टेट, ये वेलिंगटन, ये हैमिल्टन, ऑकलैंड, ये कोरल सागर आ गया है, ये वनुआटू, ये फिजी, ये टोंगा, न्यू, कुक आइलैंड्स, समोआ, तुवालू, जो पैसिफिक आइलैंड्स हो गए एक तरह से, ये पपुआ न्यू गिनी, ये इंडोनेशिया, ये ग्रेट सुंडा आइलैंड्स, ये मलक्का स्टेट, ये अंडमान सागर हो गया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हमारा प्यारा भारत। ये पंजाब हरियाणा। अब हम जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, वो भूमध्य सागर, ये कृष्ण सागर, ये कैस्पियन सी से यहाँ से नमी उठाते हुए इस क्षेत्र से होते हुए यहीं पर आके बारिश क्यों करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हिमालय क्षेत्र हो गया। तो हिमालय क्षेत्र से क्या होता है कि जो हवा है उसको ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है तो धीरे 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 क्या है कि उसको कंडेंसेशन यानी जो अनुकूलन मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि बादल बनने लग जाते हैं, और बादल बनने के बाद तो यहाँ पर बारिश कर देते हैं। इस क्षेत्र में देखने का प्रयास कीजिए कि ये पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र हो गया है। ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र, ये दक्कन का पठार, ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। और आप यहाँ मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो भारत है उसमें जो पर्यटन की जो अपार संभावना है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाना चाहते हैं घूमना तो आप हिमालय क्षेत्र में जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में घूम सकते हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट, आप तटों का लुत्फ उठा सकते हैं, आप टाइगर रिजर्व घूम सकते हैं, नेशनल पार्क्स घूम सकते हैं। तो हमारा जो विश्लेषण है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।